हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है मंडे 14 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो हमारे नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सबसे पहले बात करूंगी कैसे इंडियन गवर्नमेंट शिपिंग कंपनीज की हेल्प करना चाहती है। फिर हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन रुपी इज गेटिंग चीपर। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। आज की पहली स्टोरी है इंडियन गवर्नमेंट की, जो अपने खुद के फंड से एक प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी विच इज पीएनआई इंश्योरेंस एंटिटी शुरू करने का प्लान बना रही है। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चिंता मत करो, बिकॉज मैं समझाती हूँ। पीएनआई इंश्योरेंस बेसिकली शिप ओनर्स को मेरीन ट्रेड में होने वाले प्रॉब्लम से बचाती है, जैसे ऑयल स्पिल्स, क्रू की इंजरी या कार्गो का खो जाना। अगर कुछ गलत हो जाता है तो शिप ओनर को डैमेजेस पे करने पड़ते हैं और पीआई इंश्योरेंस इसी कॉस्ट को कवर करता है। अब दिक्कत ये है कि इंडियन शिप ओनर्स को अभी इंटरनेशनल पीएनआई क्लब्स पर डिपेंड करना पड़ता है। ये क्लब्स काफ़ी पुराने हैं और दुनिया के 90% शिपिंग टनेज को कवर करते हैं। लेकिन ये कवरेज इंडियन शिप्स के लिए एक्सपेंसिव पड़ रही है, स्पेशली तब जब ये शिप्स हाई रिस्क एरियाज जैसे वेस्ट एशिया या रशिया से सेल करते हैं। इसलिए इंडियन शिप ओनर्स को फॉरेन क्लब्स को हाई प्रीमियम्स देने पड़ते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट सोच रही है कि क्यों ना अपना पीएनआई क्लब इंडिया में बना लिया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये आइडिया लास्ट ईयर सजेस्ट किया था, लेकिन तब ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि पीएनआई क्लब सेटअप करना आसान नहीं है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए और एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क भी, जो अभी इंडिया में नहीं है। अब गवर्नमेंट इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सीड मनी इन्वेस्ट करना कंसिडर कर रही है। इंश्योरेंस एक्ट में चेंजेस भी हो सकते हैं ताकि म्यूचुअल इंश्योरेंस एसोसिएशंस बन सकें। पीएनआई क्लब्स खुद भी बेसिकली म्यूचुअल इंश्योरेंस एसोसिएशंस ही होते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद प्राइवेट कंपनीज और इंश्योरर्स को भी कंट्रीब्यूट करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, जब इंडियन शिप्स ऑलरेडी इंटरनेशनल क्लब से इंश्योर्ड हैं तो इस पीएनआई एंटिटी की क्या ज़रूरत है। देखो, बात कंट्रोल और कॉस्ट की है। अगर इंडिया का अपना पीएनआई क्लब हो तो शिप ओनर्स प्रीमियम बचा सकते हैं, खासकर तब जब वो हाई रिस्क एरियाज में जा रहे हों। ऊपर से पैसा इंडिया में ही रहेगा, जो डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। प्लान अभी इनिशियल स्टेज में ही है और गवर्नमेंट पहले कोस्टल और रिवर शिप्स को कवर करने का प्लान कर रही है, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो और इंटरनेशनल वेसल्स तक एक्सपैंड करने का। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। इंडियन इंश्योरर्स के पास इस तरह के स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ एक लर्निंग कर्व रहेगा जिससे हमें डील करना पड़ सकता है। शायद गवर्नमेंट हेल्प के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व करेगी, बट ये सिर्फ इंश्योरेंस की बात नहीं है। ये इंडिया के मैरीटाइम इंडस्ट्री पर ज़्यादा कंट्रोल और फॉरेन सर्विसेज पर रिलायंस कम करने का एक चांस है। शिपिंग ग्लोबल ट्रेड के लिए ज़रूरी है और अगर इंडिया के पास ज़्यादा डोमेस्टिक सॉल्यूशंस होते हैं तो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में इंडिया की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो ये इंडियन शिप ओनर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। अब चलिए डिस्कस करते हैं टीसीएस के रिजल्ट्स। टीसीएस ने रिसेंटली अपने Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स रिलीज़ किए हैं। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी होने के कारण टीसीएस की परफॉर्मेंस से हमें पूरी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स का अंदाजा मिलता है। चलो इन रिजल्ट्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं और समझते हैं कि इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ये क्या सिग्नल दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। टीसीएस ने इस क्वार्टर में 64.26 थाउजेंड करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग था। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हुई है। एबिट मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट से गिरकर 24.1% हो गया है। इसका कारण था बड़े ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में राइजिंग थर्ड पार्टी कॉस्ट्स। ये मार्जिन्स का डिप फिलहाल कंटिन्यू रह सकता है, जिसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर पड़ सकता है। टीसीएस की लीडरशिप अभी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ये कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जनरेटिव एआई पर बड़ा बेट लगा रहे हैं। लेकिन करंटली उन्हें इस रफ पैच से गुजरना पड़ेगा।
अब बात करते हैं रीजनल परफॉर्मेंस की। इस क्वार्टर का मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा। टीसीएस के सबसे बड़े मार्केट नॉर्थ अमेरिका में कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 2.1% का डिक्लाइन हुआ ईयर ऑन ईयर, क्योंकि क्लाइंट्स की स्पेंडिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज की वजह से कॉशियस हो गई है। यूके ने अच्छा परफॉर्म किया और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से 4.6% ग्रोथ हुई ईयर ऑन ईयर। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में बेटर परफॉर्मेंस था लोकल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। तो जहां यूके और इमर्जिंग मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां नॉर्थ अमेरिका का कॉशियस स्पेंडिंग टीसीएस के फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक स्लाइट कंसर्न बन सकता है। अब एआई की बात करते हैं। टीसीएस के एआई प्रोजेक्ट्स में एक बड़ा बूस्ट देखा गया। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स फर्स्ट क्वार्टर के 275 से बढ़कर सेकेंड क्वार्टर में 600 तक पहुंच गए। और सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि इनमें से 86 प्रोजेक्ट्स लाइव हो गए, जबकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 8 ही लाइव हुए थे। एआई टीसीएस के लिए एक मेजर ग्रोथ एरिया बन रहा है और ग्लोबल डिमांड बढ़ने के साथ ये उनके फ्यूचर ग्रोथ का एक की ड्राइवर बन सकता है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस थोड़ा अलग था। बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस ने रिकवरी दिखाई, खासकर नॉर्थ अमेरिका में। डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स की वजह से एनर्जी एंड रिसोर्सेज सेक्टर में 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई। हेल्थ केयर थोड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है, लेकिन जल्द ही स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस है। टेलीकॉम अभी भी वीक है क्योंकि क्लाइंट ज़्यादा आरओआई ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। और वर्कफोर्स की बात करें तो टीसीएस ने इस क्वार्टर में मोर देन 5700 नए एम्प्लॉयज़ ऐड किए और अब उनका टोटल हेड काउंट ऑलमोस्ट 6,12,000 हो गया है। ये हायरिंग स्प्री मेनली एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हो रही हैं। एट्रिशन रेट थोड़ा बढ़कर 12.3% हो गया, लेकिन ये अभी भी मैनेजेबल रेंज में है। समरी में टीसीएस का फोकस अभी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से निकलने पर और एआई ड्रिवन ग्रोथ को कैप्चर करने पर है। उनका सबसे बड़ा चैलेंज अब ये होगा कि जो स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है उसको रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे रुपी इज गेटिंग चीपर, बिकॉज अब आपको 84 रुपीज़ लगेंगे सिर्फ $1 खरीदने के लिए। पहली बार रुपी इतना गिर गया है और सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो समझाते हैं कि रुपी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है जो हम सबको इम्पैक्ट करता है। तो चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। किसी चीज़ का भी प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम तो प्राइसेस बढ़ते हैं। करेंसी भी ऐसे ही काम करती है। एक्सचेंज रेट एक करेंसी का प्राइस होता है दूसरी करेंसी के अगेंस्ट। अगर किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है तो वो अप्रिशिएट करती है, और अगर लोग उस करेंसी को बेच रहे हैं तो वो डेप्रिशिएट होती है। अब यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। जब रुपी डेप्रिशिएट होता है तो नंबर बढ़ता है। अगर रुपी 80 रुपीज़ से 84 रुपीज़ पर डॉलर पर चला जाता है तो ये डेप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन नहीं। क्यों? क्योंकि लोग रुपीज़ को उतना नहीं चाहते, इसलिए वो $1 के लिए ज़्यादा रुपीज़ देने को तैयार हैं। और जब रुपी अप्रिशिएट करता है तो इसका मतलब लोग ज़्यादा रुपीज़ चाहते हैं, तो $1 के लिए कम रुपीज़ लगते हैं। पर रुपी इस बार डेप्रिशिएट क्यों हुआ? वेल सिंपल है, मार्केट में लोगों को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा रुपीज़ की सप्लाई है। इसके दो बड़े रीजंस हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विच इज़ एफपीआईज का डिसइन्वेस्टमेंट और क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना। पहले समझते हैं कि एफपीआईज कैसे रुपी को अफेक्ट करते हैं। वो हॉट मनी इन्वेस्ट करते हैं जो इकोनॉमीज़ में बहुत फास्ट मूव करता है। जब वो अपने इन्वेस्टमेंट्स निकालते हैं तो इंडियन स्टॉक्स बेचते हैं, रुपीज़ को डॉलर्स में बदलते हैं और मार्केट में ज़्यादा रुपीज़ आ जाते हैं और इससे रुपी की वैल्यू गिरती है। फिर आते हैं क्रूड ऑयल पे। इंडिया हर साल लगभग 15,000 करोड़ डॉलर्स का ऑयल इंपोर्ट करता है। जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो इंडिया को और ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं पेमेंट करने के लिए, इसलिए और ज़्यादा रुपीज़ को डॉलर्स में एक्सचेंज किया जाता है, जिससे रुपी और वीक हो जाता है। तो इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? चलो ट्रेड, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट पर इसका इफेक्ट देखते हैं। पहले बात करते हैं ट्रेड के बारे में। वीकर रुपी से एक्सपोर्ट्स फॉरेन बायर्स के लिए सस्ते हो जाते हैं, जो आईटी, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स के लिए अच्छा है। लेकिन इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंडस्ट्रीज जो इंपोर्टेड गुड्स या रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा हो जाता है।
अब आते हैं इन्फ्लेशन पे। जब इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते हैं तो गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। रोज के आइटम्स जैसे फ्यूल और फूड महंगे हो जाते हैं। ज़्यादा इन्फ्लेशन लोगों की परचेजिंग पावर को कम करता है और करंट लाइफस्टाइल लेवल्स को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। लास्टली लोन्स के बारे में जानते हैं। रुपी डेप्रिशिएट होने से फॉरेन इन्वेस्टर्स को चिंता होती है, क्योंकि अब जब वो अपने रिटर्न डॉलर्स में बदलते हैं तो एक्चुअल अमाउंट कम हो जाता है। इससे कैपिटल फ्लाइट नाम की एक सिचुएशन अराइज होती है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपने फंड्स विड्रॉ कर लेते हैं और रुपी और वीक हो सकता है। वीकर रुपी से फॉरेन लोन्स को रीपे करना भी महंगा हो जाता है, जो इंडियन कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। इन शॉर्ट, वीकर रुपी से एक्सपोर्ट्स तो बढ़ते हैं, लेकिन इम्पोर्ट ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट्स और डेट पे भी रिस्क आ जाता है। ओवरऑल इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि कंट्री इन प्रेशर्स को कैसे मैनेज करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, वीक रुपी हर इंडियन को किसी ना किसी तरह इफेक्ट करता ही है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट स्टोरी। अब चलिए आज का डेली ब्रीफ रैप अप करने से पहले डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, यूपीआई ट्रांजैक्शंस 2024 के पहले हाफ में 52% जंप करके 78.97 बिलियन के वॉल्यूम पर पहुंच गए हैं। ये सर्च दिखाता है कि डिजिटल माइक्रो पेमेंट्स अब नॉर्मल हो रहे हैं और यूपीआई इंडिया के पेमेंट सीन को डोमिनेट कर रहा है। नंबर 2, एयर इंडिया ने एयरबस से 85 और प्लेन्स ऑर्डर किए हैं अपनी फ्लीट को एक्सपैंड करने के लिए। इस मूव का गोल है ग्रोइंग इंडियन एविएशन मार्केट में पैसेंजर ऑप्शंस को बढ़ाने का। एयरबस को ये ऑर्डर सप्लाई चेन इशू से डील करते हुए फुलफिल करना पड़ रहा है। नंबर 3, AMD ने अपने M1325X AI चिप की प्रोडक्शन शुरू कर दी है, लेकिन शेयर प्राइसेस मार्केट डिमांड के कंसर्न्स के कारण गिर गए। भले ही नेक्स्ट जेन चिप्स लॉन्च किए हैं, AMD को AI सेक्टर में NVIDIA और इंटेल से टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। नंबर 4, बढ़ते कमोडिटी प्राइसेस और वीक रुपी के कारण इंडिया में कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस करेंसी वीकनेस के कारण मैन्युफैक्चरर्स जैसे मारुति सुजुकी और छोटे टीवी ब्रांड्स ने 3 to 7% प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। नंबर 5, गुड ग्लैम ग्रुप फाइनेंशियल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए अपने ब्रांड्स जैसे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट और सिरोना को बेच रहा है। रैपिड एक्सपेंशन और हाई कैश बर्न ने रिसोर्सेज पे प्रेशर डाल दिया है और इस सेल में मामा अर्थ और नायका पोटेंशियल बायर्स हैं। तो ये थी आज की कुछ बिग स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।